Assalamualaikum viewers, and welcome to my channel and welcome to another video of short question answers of chapter number 15 homeostasis. So we have question number 9, that is what are the problems associated with kidney transplant. इससे पहले हमने किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 में किडनी फेलियर पढ़ा था, जिसमें 2 टाइप्स की किडनी फेलियर्स बताई गई थी, एक्यूट फेलियर एंड क्रॉनिक फेलियर. नाउ वी हैव द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट. जब हमारी किडनी ख़राब हो जाती है तो वी नीड टू ट्रांसप्लांट इट. इफ़ द ऑपरेशन और सर्जरी इज़ नॉट वर्किंग, then what will happen after transplants? The immunosuppressant drugs like cyclosporin are administered. This would be the risk factor along with the treatment, because at first it must be given to stop the body from rejecting the new kidney and minimize the side effects, but at the other end it may invite some other opportunistic infections to enter the body due to suppressed immune system. Kidney transplant surgery involves substantial complications like blood clots and bleeding, leaking from or blockage of the tube that links the kidney to the bladder. Different bacterial infection, those infections are cancer that can be passed on from the donated kidney, death, heart attack and stroke. Besides all complications, studies reveal that people who have done their kidney transplant live better and longer than those who keep on dialysis. किडनी ट्रांसप्लांट से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम सबसे पहले फेस करनी पड़ती है, जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी उस न्यू किडनी को एक्सेप्ट करती है या नहीं, तो उसका रिस्क फैक्टर जो है उसको कम करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है. कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लगाए जाते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत से इन्फेक्शंस होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं. इसके अलावा जो किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी है उसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, लीकिंग या ब्लॉकेज हो जाती है ट्यूब्स में, जो कि हमारे यूरेटर या ब्लैडर तक आ रहे हैं, ब्लॉक्स या ट्यूब. इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वो इन्फेक्शन जो है वो कैंसर तक भी जा सकता है. मे बी जो पेशेंट को किडनी डोनेट करने वाला है उसकी बॉडी में कुछ ऐसा था जो कि डायग्नोज ना हो सका और वो किडनी ट्रांसप्लांट होकर किसी और की बॉडी में आ गई. अब वो वहाँ पर डोमिनेंट हो जाएगी डिजीज़, तो ये भी चांसेस होते हैं. अदरवाइज हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. लेकिन जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो डायलिसिस के पेशेंट से ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा सपोर्टिव होती है और वो ज़्यादा जी सकता है एज कम्पेयर टू जो पेशेंट डायलिसिस पर है. प्रॉब्लम्स भी हैं किडनी ट्रांसप्लांट के, लेकिन एक तरफ इसकी बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि हमें. व्हाट इज हाइपोथर्मिया एंड हाउ बॉडी ओवरकम दिस कंडीशन. हाइपोथर्मिया क्या है और हमारी बॉडी इस कंडीशन से किस तरह से ओवरकम करती है. Hypothermia is a medical emergency that occurs when your body loses heat faster than it can produce it. हाइपोथर्मिया एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है जो कि हमारी बॉडी में पैदा हो जाती है, जिससे बॉडी जो है वो हीट बहुत ज़्यादा लूज करने लग जाती है जितनी वो प्रोड्यूस कर रही है उसकी, कॉजिंग अ डेंजरसली लो बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है. अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. सबको पता है कि बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो 98.6 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है. द बॉडी हैज़ सेवरल मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्राई टू ओवरकम हाइपोथर्मिया. इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी में नेचुरली ही कुछ मैकेनिज्म्स अल्लाह ताला ने दिए हैं. उनमें जो सबसे पहले है वो है शिवरिंग, कांपना. Shivering is a reflex that helps to generate heat. When you shiver, your muscles contract and relax rapidly, which produces heat. Shivering जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि हीट को जनरेट करने में मदद करता है. जब हम कांपते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, यानी कि सिकुड़ते और फैलते हैं, जिसकी वजह से उनमें हीट प्रोड्यूस होती है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर लो हो रहा था वो अगेन वापस नॉर्मल की तरफ आना शुरू होता है. नेक्स्ट है वैसोकंस्ट्रिक्शन. वैसोकंस्ट्रिक्शन इज द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट दिस हेल्प्स टू कंजर्व हीट बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन. वैसोकंस्ट्रक्शन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं और ये हेल्प करती हैं हीट को कंजर्व करने की. जब हमारा ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है स्किन की तरफ तो जो हीट है वो कंजर्व हो जाती है, लॉस नहीं होती ज़्यादा अमाउंट में.
Next is metabolism. Metabolism is the process by which your body converts food into energy when you are cold. Your body increases its metabolism to generate energy. एक और वे क्या है हीट को जनरेट करने का बॉडी में, जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो मेटाबोलाइज होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में हीट पैदा होती है और वो हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें मिलती है. लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है तो वही मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, हीट जनरेट करके देता है. हार्मोन्स, द बॉडी ऑल्सो रिलीजेस हार्मोन्स सच एज एड्रेनलिन एंड नोराड्रेनालिन in response to cold. These hormones has to increase heart rate, blood pressure and breathing. कुछ हार्मोन्स भी इस चीज में हेल्प करते हैं जैसे कि एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड. ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग बढ़ाने में. जब हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या ब्रीदिंग ज़्यादा हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में हीट पैदा होगी. जब हीट होगी तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा था, मीन्स बॉडी हाइपोथर्मिया की तरफ जा रही थी, वो डेफिनेटली वापस उसे ओवरकम करेगी और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 15. वैसे तो चैप्टर नंबर 15 है लेकिन इस बुक का चैप्टर 1 है, होम्योस्टेसिस. Inshallah, I will be back with long answering questions. Till then, Allah Hafiz and take good care of yourselves.